सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 जो कि है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो यहाँ पर इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझाने के लिए कुछ बेसिक सी बातें जो कि वर्ल्ड मैप से रिलेटेड है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसको देखने के बाद, उसको समझने के बाद आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हेमिस्फेयर को। देखिए, हेमिस्फेयर का मतलब होता है कि हाफ से बांटना। लाइक कोई चीज़ है ना, उसको आधे से बांटना। तो इस तरीके देखा जाए तो जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, ठीक है, इसमें 4 हेमिस्फेयर हैं, मतलब 4 हिस्से आप बोल सकते हैं बांटे गए हैं। जिसमें पहले हम लोग 2 को समझते हैं यहाँ पर। इसमें आप देखिए एक फ़ोटो में आपको एक रेड लाइन जो है बीच से पास करता हुआ दिख रहा है। ये जो एक रेड लाइन है ना, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। हम लोग ऐसा मानते हैं कि चलो एक लाइन है जो कि पूरे इस दुनिया को बीच से जो है पास कर रहा है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। अब ये जो बीच से पास कर रहा होता है तो ये इस पूरे दुनिया को 2 अलग अलग हेमिस्फेयर में बांट रहा होता है। जैसे आप ऊपर देख सकते हो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और नीचे है साउदर्न हेमिस्फेयर। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि इंडिया किस हेमिस्फेयर में है, ठीक है, इससे पहले मैं आपको लोकेट कर देता हूँ कि इंडिया कहाँ पर है। तो आप देख सकते हो इंडिया यहाँ पर है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया किस हेमिस्फेयर में है तो आप क्या कहोगे? सिंपल सी बात है, आप बोलोगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग 2 हेमिस्फेयर को जो है लेकर के किसी भी कंट्री को डिटरमाइन कर दें कि वो नॉर्दर्न में है या फिर साउदर्न में है। लेकिन इसके अलावा 2 और हेमिस्फेयर होते हैं जिसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब आपको एक ऊपर से नीचे आता हुआ भी लाइन दिख रहा है। ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और ये जो लाइन है ये वर्ल्ड को जो है 2 और अलग अलग हेमिस्फेयर में बांटता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर और दूसरे को वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा हेमिस्फेयर कितना दूर तक फैला हुआ है। और एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि जैसे मान लो एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उसके कुछ पार्ट में ईस्टर्न हेमिस्फेयर का भी आ रहा है और कुछ पार्ट में उसका वेस्टर्न हेमिस्फेयर का भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कौन कैसे फैला हुआ है। मैंने जो है उन्हीं के कलर से जो है आपको इस तरीके से लाइन मार करके बता दिया है ना। समझते हैं कि अब जो है इंडिया को देखा जाएगा तो किस हेमिस्फेयर में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, तो इंडिया कहाँ लाई कर रहा है, तो ये लाई कर रहा है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। नाउ एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, बेसिकली जो है 2 ही हेमिस्फेयर लेकर चला जाता है जो कि है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर। और इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि इंडिया कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, तो अगर एग्जाम्स में या फिर कोई आपसे पूछता है कि इंडिया किस हेमिस्फेयर में लाई करता है तो आप सिंपल सा आंसर दोगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर के बारे में आपको नहीं सोचना है। बट अगर मान लेते हैं फ्यूचर में कोई व्यक्ति आपसे पूछ दिया कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर को लेकर के आंसर बताओ, उसको भी ऐड करके, तब आपका आंसर होना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ना एक चीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि इंडिया जो है ये किस हेमिस्फेयर में है। वहाँ पर ईस्टर्न हो गया और या फिर वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया होगा। इसलिए डायरेक्ट आपको क्या आंसर देना है, तो जो इंडिया है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, याद कर लो, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ही लिखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको हेमिस्फेयर के बारे में बता दिया और हाँ, ये जो है आगे आपको बाकी चीज़ों को समझने में जो है मदद करने वाली है। इसके साथ एक चीज़ और हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इंडिया है जो कि किस हेमिस्फेयर में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इसको आप एकदम पक्का याद ही कर लो। नाउ अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हेमिस्फेयर की, तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। तो इसको चलो हमने समझ लिया। अब डायरेक्शन की कुछ बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। आप एक जगह पर खड़े हो, ठीक है, और आप देखते हो कि चलो सामने से जो है सूरज जो है ये उग रहा है। तो आप बोलते हो कि सूरज जो है किस डायरेक्शन से उगता है, तो ईस्ट। तो आपको ईस्ट पता चल गया, तो आप इसी से पता लगा लेते हो कि मेरा बैक साइड में वेस्ट होगा। इसी तरह आप जो है नॉर्थ और साउथ का भी पता लगा लेते हो। तो अगर यही चीज़ मैं इंडिया पे अप्लाई कर दूँ तो आप देख सकते हो इंडिया का जो सबसे आगे का पार्ट है ये किस डायरेक्शन की तरफ है, तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। तो इसका सबसे पीछे वाला पार्ट किस डायरेक्शन की तरफ होगा, साउथ डायरेक्शन की तरफ। इसी तरह आप जो ईस्ट और वेस्ट भी निकाल सकते हो। सिंपल में कहना चाहूँ ना मैं, तो लाइक आप लोग सुनते होंगे कि इंडिया में वेस्ट पार्ट में, ठीक है, इंडिया के जो भी ईस्ट पार्ट हो गया, साउथ पार्ट हो गया, वहाँ पर ऐसा होता है वैसा होता है, मतलब इस तरह से आप सुनते होंगे। या फिर अगर मैं एक स्टेट की बात करूँ, तो अगर आप किसी स्टेट में हैं तो आप बोलते हैं कि ईस्ट की तरफ आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा या फिर वेस्ट की तरफ आपको कुछ और लाइक बाजार मिलेगा। तो ये क्या नहीं, ये डायरेक्शंस की बात है। डायरेक्शन क्लासीफाई किया जा सकता है छोटे लेवल पे, बड़े लेवल, कोई कितने भी लेवल पे। लाइक हमने इंडिया को ले लिया तो ईस्ट पार्ट कुछ है, वेस्ट कुछ है, ये सब हमें पता चल गया। इसी तरह ये डायरेक्शंस की बात हुई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हेमिस्फेयर की बात की जाए तो इंडिया तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, लेकिन डायरेक्शन की बात की जाए तो इंडिया का कुछ पार्ट जो है वो ईस्ट की तरफ है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ईस्टर्न पार्ट, कुछ वेस्ट की तरफ है तो उसको वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, नॉर्थ की तरफ तो नॉर्दर्न पार्ट। तो इस तरीके से ये डायरेक्शंस की बात हो।
तो यहाँ पे मैंने जितने भी चीज़ें आपको बताई है सारी बेसिक्स हैं, और मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि इसको जानने के बाद जो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। वैसे देखा जाए तो जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो और कॉम्प्लेक्स हो सकती है, बट उतना कॉम्प्लेक्स हमें नहीं पढ़ना है। हमें इतना ही बेसिक्स पढ़ना था जिससे कि हम चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पूरे चैप्टर को। स्टार्ट करने से पहले ये मैं बोलना चाहूँ कि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, सो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करो। ठीक है, तो हाँ अब चलते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पूरा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वर्ल्ड की जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी उनमें से एक जो है इंडिया भी है। मतलब कि इंडिया के भी पहले के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा जो है डेवलप्ड थे, मीन्स बाकियों के मुकाबले। इसके साथ ही भारत में सामाजिक और आर्थिक रूप से भी जो है कुछ प्रोग्रेस देखने को मिला है। इसके साथ जो हो गया एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, इंडस्ट्री हो गया, फिर आपका टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब के अंदर भी जो है प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। साथ ही में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मतलब कि आर्थिक रूप से भी कुछ विकास हुई है मतलब भारत में। तो ये हमें भारत के बारे में थोड़ा बताया गया है कि पहले कैसा था, अभी कैसा उसमें जो है प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अब हमें भारत की लोकेशन बताई जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि भारत जो है बहुत ही विशाल देश है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। इसको मैं आपको कब से याद कराता आ रहा हूँ। इसके साथ जो इसका मेन लैंड है, मीन्स जो मेन पोर्शन है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक है, तो लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड कितना है तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब यहाँ पे दिमाग में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों बताया गया है, इसके अंदर सिर्फ ईस्ट और नॉर्थ को ही क्यों बताया गया है और ये वेस्ट और साउथ को क्यों नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इंडिया कहाँ पे लाई करता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। लेकिन अगर ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर भी ला दिया जाए तो कहाँ पे लाई करता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट। इसलिए वहाँ पर जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में किसका वैल्यू लिखा गया है, सिर्फ ईस्ट का और नॉर्थ का वैल्यू लिखा गया है। तो हो सकता है कि इसमें बहुत सारे बच्चों की समझ में ना आया हो कि क्या लिखा गया है, तो चलो इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ यहाँ पर। तो देखो मैं एक फ़ोटो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लॉन्गिट्यूड को। तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्टिकल लाइन्स आपको दिख सकते हैं, मीन्स जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। सबसे ऊपर आप देखो उनका कुछ डिग्री लिखा हुआ है, लाइक सबसे किनारे में देखो एक जगह लिखा हुआ है 68 डिग्री ईस्ट। फिर देखो मैंने एक एरो दिया हुआ है कि जो उसके आगे वाला लाइन है उसके ऊपर देखो आपको कितना डिग्री लिखा हुआ है, मतलब कि डिग्री बढ़ते जा रहा है आगे की तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया लॉन्गिट्यूड, मीन्स ऊपर से नीचे आ रहा है, इनका डिग्री कहाँ है, ऊपर की तरफ लिखा हुआ और ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये लॉन्गिट्यूड का हमने समझ दिया। अब देखते हैं लैटिट्यूड को। तो यहाँ आप लैटिट्यूड में देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। सिंपली आप कहते हो जो कि राइट से लेफ्ट या फिर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो। सिंपली लाइक यहाँ पर डायग्राम में आप देखो तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ एक चीज़ ध्यान दो आप, यहाँ पर एक वैल्यू लिखा हुआ है 8 डिग्री नॉर्थ जो कि नीचे की तरफ है, और जैसे जैसे लैटिट्यूड ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर का वैल्यू कितना है, लगभग 36 डिग्री नॉर्थ। तो ये क्या हो रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमने समझ लिया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को। इसके साथ आपको एक ब्लैक लाइन जो है दिख रहा होगा जो कि इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि गुजरता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से। ठीक है, इसको याद कर लेना, और यहाँ तक आप ग्राफ में भी चाहो तो इसको लगभग प्लॉट कर सकते हो, आपको दिख जाएगा कि वो कहाँ से गुजर रहा है यहाँ पर इसी ग्राफ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर ये मिनट्स क्या है, लाइक लिखा हुआ है 30 मिनट्स, 7 मिनट्स, 5 मिनट्स, ये क्या है। तो देखिए हर एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। लाइक एक एग्जांपल समझिए आप, अगर कहता है लिखता है कि 80 मिनट्स, इसका मतलब क्या हुआ, 80 मिनट्स मतलब कि 1 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, मतलब कि हर 60 मिनट क्या है, 1 डिग्री होता है। तो यही यहाँ पर इसका वैल्यू हमें बताया गया है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है ये साउथ ईस्ट की तरफ है, कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट भी किया हुआ है। और लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये कहाँ पर है, साउथ वेस्ट की तरफ अरेबियन सी में। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि आखिर ये किस तरफ है, तो इसको याद कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पर हमें डू यू नो में बताया जा रहा है कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडियन यूनियन का, मतलब जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है, जो कि ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड पर। तो इस इंदिरा पॉइंट का साउदर्न मोस्ट पार्ट जो है वो सुनामी आने की वजह से 2004 में जो है डूब गया था, जो कि अब भी डूबा ही हुआ है। तो हमने इस टॉपिक को पूरा देख लिया और हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है साइज़। इसमें बताया गया है कि इंडिया का जो लैंड मास है, में जितना भी ज़मीन है उसका एरिया लगभग है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर मैं टोटल जोग्राफिकल एरिया इस पूरे वर्ल्ड का अगर देखूं उसके हिसाब से, तो इंडिया का जो टोटल एरिया जो है वो कितना है, उसका टोटल का 2.4% है, मीन जितना भी लैंड है उसका 2.4%।
इसके साथ ही इंडिया जो है ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया का, जिसका जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। अगर बात की जाए कोस्ट लाइन की, मतलब समुद्र के किनारे की लेंथ की बात की जाए, तो जिसके अंदर जो है अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप का भी लेंथ जोड़ा गया है, ठीक है, तो आता है 7,516.6 किलोमीटर। यहाँ पर जो समुद्र किनारा है ना उसको मैंने रेड से मैंने मार्क कर दिया इंडिया का, बट लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत छोटे थे तो उनका मैंने सिर्फ गोला कर दिया, ठीक है। अब यहाँ बताया गया है कि इंडिया जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है डायरेक्शंस के बारे में, और इसीलिए मैंने आपको बताया था ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ, ठीक है। मतलब नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स मिलते हैं। ये जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है ना, ये ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो कि ज़्यादा पुराने नहीं होते हैं, मतलब लगभग कुछ मिलियन ईयर्स ओल्ड होते हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे माउंटेन्स बहुत ही पुराने होते हैं, लेकिन ये जो है कुछ मिलियंस ईयर्स ओल्ड होते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप साउथ डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हो और आप पहुँचते हो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर, ठीक है, मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में इन सब के बारे में पहले ही बता दिया है। तो जब पहुँचते हो ना तब जो है आप देख सकते हो इंडिया टेपर होना शुरू हो गया। टेपर मतलब होता है कि पतला, लाइक देख सकते हो मैंने जहाँ पे पॉइंट किया है वहाँ से देखो इंडिया का जो दोनों साइड देखो आप पतला होना शुरू कर गया। इससे होता ये है ना कि जो पूरा इंडियन ओशन है ना उसको ये दो भाग में बांट देता है। इससे एक भाग का क्या नाम पड़ गया है अरेबियन सी, और दूसरे का क्या नाम पड़ गया बे ऑफ बंगाल। मतलब कि इंडियन ओशन जो है उसी का पार्ट है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ठीक है भाई, इसको भी हमने समझ लिया। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, उसी का एक फिगर देकर के यहाँ पे बताया गया है। इसके साथ बोला गया है कि जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, मीन्स फैलाव है इंडिया का, उसका कितना है 30 डिग्री पर। लाइक हमें यहाँ पर दिया गया था लैटिट्यूड्स 2 दिए गए थे और लॉन्गिट्यूड्स 2 दिए गए थे। तो चलो जैसे मैं मान लेता हूँ कि किसी जगह का मुझे लैटिट्यूड्स दिया गया है 6 डिग्री और 11 डिग्री, तो यहाँ पे अगर मैं 11 डिग्री में से 6 डिग्री माइनस कर दूँ तो मेरा आ जाएगा 5 डिग्री। तो ये जो 5 डिग्री है मेरा, ये है मेरा उस जगह का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और इसी के साथ मान लेते हैं लॉन्गिट्यूड दिया आपका 6 डिग्री 5 मिनट्स एंड 3 डिग्री 2 मिनट्स। तो यहाँ पर आप 6 डिग्री 5 मिनट से 3 डिग्री 2 मिनट्स जो है घटा दोगे तो आ जाएगा आपका 3 डिग्री 3 मिनट्स, मतलब कि इतना उसका एक्सटेंट है, ठीक है। तो सिंपली यही चीज़ आपको इंडिया के साथ भी जो है आपको लगा देना, आपको निकल जाएगा। तो आप देखोगे तो लगभग दोनों ही का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का 30-30 निकलेगा, मीन्स उसके आसपास, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको हमने समझ लिया। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि अगर आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश को देखो, लाइक गुजरात जो है सबसे पहला हाथ जो है उससे मैंने मार्क किया है, और जो अरुणाचल प्रदेश को सबसे लास्ट हैंड जो कि रेड है, ठीक है, उससे मैंने मार्क किया है। तो यहाँ पे यही है कि अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश को देखा जाए तो इनके बीच में 2 घंटे की टाइम लैप्स है। मतलब मान लेते हैं गुजरात का मैं टाइम ले लेता हूँ कि गुजरात में 6 बजे सूरज निकल जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में वो 4 ही बजे निकल गया होगा। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि देखिए गुजरात से अगर आप अरुणाचल प्रदेश को देखो तो इनके बीच में 2 घंटे का टाइम लैप्स है। गुजरात को सबसे पहले हाथ से मैंने डिनोट किया, अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट हैंड जो कि रेड में है उससे मैंने डिनोट किया है। तो इनके बीच में 2 घंटे का टाइम लैप्स है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि भाई टाइम किसके अनुसार से रखा जाए, जिसके भी अनुसार से रखेंगे 2 घंटे का आगे पीछे हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया गया कि इनके बीच में जो जगह है उसके हिसाब से रखा गया है, जो कि मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है। और ये बीच में कौन सा जगह था, तो इनके बीच में जगह था उत्तर प्रदेश, और वहाँ का कौन सा जगह, तो मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन का मतलब होता है कि जिससे किसी कंट्री के टाइम को डिनोट किया जाता है। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये कहाँ का लिया गया है, तो उत्तर प्रदेश का एक जगह मिर्ज़ापुर से, ठीक है। नाउ एक चीज़ ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि हर जगह इंडिया से ही लिया गया है। अब जो अलग अलग देश होते हैं वो अपने हिसाब से जो है टाइम को डिनोट करते हैं। लाइक यहाँ पर अगर बज रहा है 5 या 6 बज रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि रसिया में भी 5 ही 6 बज रहे होंगे, ठीक है। तो ये अपने कंट्री जो है अपने हिसाब से जो है वो रखते हैं टाइम। इसके साथ ये याद रखिएगा कि इसका जो डिग्री है वो कितना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। यहाँ पर बेसिक से मैं बता दूँ आखिर टाइम लैग होने का वजह। देखिए टाइम लैग होता है लॉन्गिट्यूड के वजह से। तो ऐसा क्या होता है कि टाइम लैग होने लग जाता है, तो देखिए अर्थ के रोटेशन के वजह से जो है कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर बेसिकली कहा जाए तो लॉन्गिट्यूड की वजह से हो रहा है, और ये भी किससे रिलेटेड है, तो अर्थ के रोटेशन से। तो इतना ही आप अभी समझो, ठीक है, ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, मैंने बस क्लियर करने के लिए थोड़ा आपको बता दिया। अब हमें बताया गया है कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, जिसको आप लैटिट्यूड भी कह सकते हो, ठीक है, उससे जो है ना इन्फ्लुएंस होता है दिन और रात। जैसे कि कहीं पर बहुत लेट से शाम होता है, कहीं पर बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है, देखो इसका रीज़न क्या है ना, जो इक्वेटर है, जो जीरो लैटिट्यूड बोलते हैं ना हम लोग, उसको इक्वेटर माना गया, जीरो लैटिट्यूड को इक्वेटर, ठीक है। तो ये जो है ना
वहाँ पर एकदम डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो वहाँ पर दिन थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाते हो, जैसे कि यहाँ पर आप मैप देखो, तो यहाँ पर देखिए कि मान लेते हैं मैं सबसे नीचे हूँ और मैं ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, मतलब कि साउथ से कहाँ जा रहा हूँ, नॉर्थ की तरफ मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो इससे होगा क्या, दिन छोटा होते जाएगा। ठीक है, और ऐसा होने का रीज़न होता है कि देखिए सनलाइट वहाँ पे जल्दी नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, कुछ और भी रीज़न्स होते हैं। साथ में अर्थ का जो एक्सिस है उस पे थोड़ा टिल्ट है, इस वजह से भी। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या समझना है कि लैटिट्यूड जो है ये दिन और रात को प्रभावित करता है, वही लॉन्गिट्यूड किसको करता है, तो टाइम को करता है। ज़्यादा नहीं पूछेगा कि क्यों करता है, ये नहीं पूछेगा, बट मैंने आपको फिर भी थोड़ा बता दिया। अब यहाँ पे टॉपिक आता है इंडिया एंड द कंट्री। इसमें बताया गया है कि जो इंडिया है ये ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बीच में है। लाइक आप फोटो में देख सकते हो, मैंने घेरा किया हुआ है। इसी के साथ ये जो है, जो एशियन कॉन्टिनेंट है ना, इसका साउथवर्ड एक्सटेंशन है। लाइक देखो बीच में तो है, लेकिन देखो साउथवर्ड नीचे की तरफ देखो। ठीक है, अगर मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लगा दूँ कंपास, आप देख सकते हैं, तो ये साउथ की तरफ है। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट है ना, एक ऐसा रूट है जो कि यूरोप के जो वेस्ट कंट्रीज़ है उनको और जो एशिया की ईस्ट कंट्री है उनको जो है कनेक्ट करता है। मीन सिंपल सा बात है, यहाँ से वहाँ सामान लेकर जाने का ना। इसके बाद बोला गया कि जो डेक्कन पेनिनसुला है, जो देखो डेक्कन का मतलब होता है आपका साउदर्न पार्ट। ठीक है, जो कि साउथ में हो। जैसे इंडिया में साउदर्न पार्ट क्या हो गया, तो निचला उसका हिस्सा। और पेनिनसुला मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जो कि पानी से घिरा हो, या फिर कहो कि 3 साइड से घिरा हो। जैसे कि यहाँ पे मैप में आप देखो, इसका हिस्सा राइट साइड लेफ्ट साइड से घिरा हुआ है और नीचे के साइड से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर इस सी रूट की वजह से जो है इंडिया इजीली जो है बाकी जैसे देश हो गया दूसरे, उनसे कनेक्ट कर पाता है दूसरे जगहों से। लाइक वेस्ट एशिया हो गया, अफ्रीका, यूरोप हो गया, साउथ ईस्ट एंड हो गया, ईस्ट एशिया हो गया, वहाँ पर कनेक्ट कर पाता है। अब आप एक चीज़ याद करो, मैंने कुछ वक्त पहले ही आपको बताया था कोस्टल लाइन के बारे में इंडिया के। तो यहाँ पर देखो इंडिया का जो कोस्टल लाइन है ये कितना ज़्यादा अंदर तक जो है इंडियन ओशन में है। और इतना अंदर तक जो है, इतना ज़्यादा जो है लंबा जो कोस्टल लाइन किसी और कंट्री का नहीं है। इस वजह से ये जो ओशन है ना, इसका नाम इंडिया के ऊपर पड़ा, जो कि इसका नाम क्या पड़ा, इंडियन ओशन। तो आप समझ रहे होंगे कि इसका रीज़न यही था कि इंडिया की इतना बड़ा कोस्टल लाइन किसी और कंट्री का नहीं था, इसलिए उस ओशन का नाम इंडिया के ऊपर पड़ गया, जो कि है इंडियन ओशन। अब यहाँ पर एक बेसिक सा और इंटरेस्टिंग सा बात क्या बताया गया है कि देखिए जो सी रूट है, चलो वहाँ से तो लोग आते जाते हैं, अभी बहुत सारी ट्रेडिंग भी होती है, लेकिन उससे पुरानी है लैंड रूट। सिंपल सा बात है, पुरानी हो गई क्योंकि जो लैंड है उससे तो कोई भी कभी भी आ जा सकता था पहले के वक्त में भी। सी रूट कब इस्तेमाल में आया होगा, जब जहाज़ बनी होंगी, जब लोगों को पता चला होगा कि इस रूट से आया जा सकता है, तभी ना। तो सिंपल सा बात यही है कि लैंड रूट जो है सी रूट से ज़्यादा पुराना है। लैंड रूट से लोग बहुत पहले से ही आते जाते थे। उनके आइडियाज़ हो गए, नई नई चीज़ें जो है लोग इधर से उधर लेकर जाना। जैसे नहीं हुआ कि चाय कहीं और जो है डिस्कवर किया गया, वो आया यहाँ पर, तो इसी वजह से हो पाया फैलाव हुआ चीज़ों का। इसी के अंदर जो है रामायण हो गया, पंचतंत्र हो गया, ठीक है, इनके चीज़ों के बारे में फैलाव हुआ, लोग जानना शुरू किए। इसके साथ ही जो इंडिया के मसाले थे वो बहुत प्रसिद्ध थे, वो जो है दूसरे दूसरे देशों में लोग खरीद कर ले जाते थे, वहाँ पर बेचते थे। तो ये हो गया कि कैसे जो है ट्रेडिंग हुआ करती थी, लोग सामान खरीद के यहाँ से वहाँ ले जाना, आइडियाज़ को शेयर करना, ये सब चीज़ हुआ करता था। अब यहाँ पे आता है टॉपिक इंडियाज़ नेबर। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें हमें सबसे पहले बताया गया है कि जो इंडिया है ये साउथ एशिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करता है। मीन्स इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया में लगभग 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़ है। अब कुछ कंट्री जो कि इंडिया से लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, लैंड में कौन कौन आ गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो कि है नॉर्थ वेस्ट साइड में, चाइना, नेपाल और भूटान जो कि है नॉर्थ साइड में, और म्यांमार और बांग्लादेश जो कि है ईस्ट साइड में। ठीक है, तो ये कौन है, लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले कंट्रीज़। यहाँ पर आप डायरेक्शंस में कंफ्यूज ना, जैसे मैंने मैप में भी आपको शो करके दे दिया है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देख लो, तो ये नॉर्थ और वेस्ट के भी मिडिल में, मतलब उनके बीच में आना, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। इस तरह और भी आप कंट्रीज़ को देख सकते हो। ठीक है, ना देखते हैं हम लोग कुछ सी कंसिस्टिंग 2 आइलैंड कंट्रीज़, जो कि आपका श्रीलंका, मालदीव, जो कि कहाँ पर है, साउदर्न पार्ट में। इस मैप में मालदीव को कंटेन नहीं किया गया क्योंकि वो थोड़ा सा और नीचे साइड में, मीन श्रीलंका के साइड में है, लेकिन थोड़ा और नीचे। अब यहाँ पे मैंने फ़ोटो जूम करके जो है क्रॉप करके बड़ा कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है पतला सा रास्ता टाइप में है, जो कि बना है आपका पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके दिमाग में हो सकता है कोई क्वेश्चन आ रहा हो। ठीक है, जैसे कि आखिर ये पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार क्या होता है। तो पहले स्ट्रेट का मीनिंग आप समझो। स्ट्रेट का मीनिंग होता है कि 2 लार्ज वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करना। जैसे कि यहाँ पे पाक स्टेट किसको किसको कनेक्ट करता है, तो बे ऑफ बंगाल और पाक बे को करता है कनेक्ट। ठीक है, 2 लार्ज वाटर बॉडीज़ है वो, जैसे समुद्र आप कह सकते हो। दूसरा क्या आपका गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ पे गल्फ का मतलब होता है आपका कि जो लैंड और सी मीन समुद्र को कनेक्ट कर रहा हो। तो जो गल्फ ऑफ मन्नार है ये भी आपका इंडिया हो गया,
और श्रीलंका का जो वेस्ट कोस्ट है ना, उसको कनेक्ट करता है। मतलब कि एक तरफ से लैंड को कनेक्ट कर रहा है और दूसरी तरफ से सी को। तो हमने इसको समझ लिया। ना यहाँ पर आता है मालदीव आइलैंड जो है ये सिचुएटेड है लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में। जैसे कि हमने जस्ट हुए पढ़ा था कि इंडिया के भी साउथ में सिचुएटेड है ये। तो इसको हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इंडिया है इसका अपने पड़ोसी देश से बहुत अच्छा ज्योग्राफिकल लिंक है। मीन्स जैसे आने जाने की सुविधा आप कह सकते हो। दूसरा ये कि हिस्टोरिकल लिंक्स भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि पहले जो है पुराने के वक्त में जो है दूसरे देश से यहाँ पर लोग आया करते थे। इस तरीके से पहले से भी हिस्टोरिकल लिंक भी बहुत अच्छा खासा है यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुराने वक्त से भी जो लोग हैं लैंड रूट हो गया इन सब के थ्रू जो है यहाँ पर आया करते थे। अब यहाँ पर आता है एक डू यू नो जिसमें बताया गया है कि 1947 से पहले यहाँ पर दो तरीके के स्टेट्स हुआ करते थे इंडिया में। पहला क्या था प्रोविंसेस और दूसरा क्या था प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस मतलब हो गया जो कि ब्रिटिश के द्वारा ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा रूल किए जाते हो। जैसे कि इसमें क्या था वाइसरॉय रहते थे जो कि बहुत बड़े एक हेड कह सकते हो जो कि अपने से नीचे दूसरे ब्रिटिश को जो है काम दिया करते लाइक तुम ये काम करो तुम उसका काम करो ठीक है। दूसरा यहाँ पे आता है प्रिंसली स्टेट जो कि वहाँ के रूलर्स जो हो गए ठीक है राजा महाराजा जो भी हो गए उनके द्वारा जो है रूल किया जाता था। लेकिन उनके पास ये पूरा पावर नहीं था रूल करने का। मतलब कि वो जो है ब्रिटिश के अंडर मतलब ब्रिटिश सुपरविजन में जो वो काम किया करते थे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हु एक्नॉलेज सर्वजनिटी मतलब कि फुल पावर इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। मतलब कि यहाँ पर जो है उनसे मिलकर काम किया करते थे और उनको ब्रिटिश को अपना फुल पावर जो है वो मानते थे। मतलब नहीं होता है कि एक सुरक्षा की तरफ बना देना। तो इस तरीके से वो लोग जो है खुद पूरा डिसीजन ले लेते। यहाँ पर जो है वो ब्रिटिश के द्वारा जो है सुपरवाइज किए जाते थे। तो ये हमने इसके बारे में देख लिया। तो आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो में हमने पूरा जो है इंडिया के बारे में देखा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में देखा, इवन जो है मैंने मैप पर भी बहुत सारे वर्क्स आपको दिखाए। इसी साथ इंडिया के जो पड़ोसी देश है उनके बारे में देखा, कैसे देखा कि जो ट्रेड हो सकता है इन सब चीज़ों के बारे में पूरा देखा है, वो भी डीपली देखा है। आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, दोस्तों शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस पूरा चीज़ को एक्सप्लेन करते करते मैं तो पूरा थक गया हूँ। आप लोग भी थक गए होगे तो जाके चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, कुछ भी करिए बट हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पूरा चैप्टर होता है इसमें फिनिश। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर ही देना। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में।